नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पटना में आज महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक हुई, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सीटों को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आपको बता दें कि जो सभी पार्टियां हैं महागठबंधन की, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वाम दल हो, इनके बीच में सीटों को लेकर तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपसी खींचतान है और सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव जो हैं वो पहले से अपने आप को सीएम पद की दावेदारी के लिए सबसे आगे बता चुके हैं। कई बार वो ये बोल भी चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और बाकी की जो पार्टियां हैं वो अभी सीएम फेस पर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। बिहार से आज महागठबंधन की बैठक हुई। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है मुकेश सैनी के बयान की। तो क्या है इस बयान के मायने? महागठबंधन की जो बैठक है वो पटना में खत्म हो गई है। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से दूसरा गठबंधन जो बैठक थी उनकी दूसरी वाली बैठक वो भी फ्लॉप रही थी, उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला था और इस बैठक से भी कोई परिणाम सामने नहीं आए। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जो खुद को सनौब मल्लाह के नाम से पूरे बिहार में लोग उन्हें जानते हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी अभी लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने 4 करोड़ का एक रथ बनवाया था, उसमें सोने जड़े हुए थे और वो रथ लेकर पूरे बिहार में घूम रहे थे। वो खासकर अपने समुदाय में जा रहे थे, निषाद समुदाय से वो आते हैं और अपने लोगों को गंगा जल हाथ में देकर शपथ दिला रहे थे कि आपको बीजेपी को वोट नहीं करना है क्योंकि यह पार्टी आरक्षण विरोधी है। उन्हें कुछ सीटें महागठबंधन की ओर से मिली, लेकिन वो बुरी तरह चुनाव हारे, खुद खड़े नहीं हुए थे। अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे। इससे पहले 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो उन्होंने एनडीए के खिलाफ लड़ा था महागठबंधन के साथ। तो 2020 के चुनाव में उन्हें एनडीए ने 11 सीटें दी थी, जिसमें 4 सीटों पर उनके पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते थे। बख्तियारपुर से मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद बीजेपी ने एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री बनाया जी। लेकिन फिर आरक्षण को लेकर, जाति जनगणना को लेकर कुछ बातें हुई, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और बाद में उनकी पार्टी के जो 4 विधायक थे उनमें से 3 विधायक को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तब से मुकेश सहनी बहुत बेचैन है। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम की चाहत बिहार के हर एक नेता में है। आप किसी भी पार्टी के, किसी भी गठबंधन के नेता की बात करें तो हर कोई बिहार का मुख्यमंत्री ही बनना चाहता है। मुकेश सहनी की जो आबादी है उनकी जाति की वो 2.5% से थोड़ी ज्यादा है। हालांकि अगर निषाद जातियों को पूरी तरह से विभाजित कर दिया जाए तो ऐसा लोग मान रहे हैं कि वो 20 से ज्यादा जातियां हैं। हालांकि जब जातिगत जनगणना के एक एक आंकड़े जारी हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, और बिहार में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक अगर ये 20 जातियां को आप मिला दें तो इसकी आबादी करीब 9% हो जाती है। तो मुकेश सहनी का जो दावा है वो केवल उनके 2.5% पर नहीं है, बल्कि वो इन 9% पर अपना अधिकार अभी तक जमाते आए हैं। लेकिन चुनाव में इसका कोई बड़ा फैक्टर नजर नहीं आता है। निषाद समाज का वोट उन्हें जरूर मिल जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव का उदाहरण लेते हैं, मुजफ्फरनगर की सीट है, वो मुकेश सहनी जो थे वो सबसे पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी से ही उन्होंने अपनी सियासी करियर की शुरुआत की है। तो बीजेपी ने 2014 में इस सीट को दे दिया था, मतलब मुकेश सहनी की पार्टी को। वहां से फिर लगातार ये चुनाव लड़ते आए। इस बार क्या हुआ, ये वहां से चुनाव अपने कैंडिडेट को उन्होंने लड़ाया और वहां से इनकी पार्टी बुरी तरह हार गई, क्योंकि बीजेपी के राजभूषण निषाद वहां से चुनाव जीत गए, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और बीजेपी से जो सांसद थे अजय निषाद, जो जीते हुए सांसद थे, वो कांग्रेस में चले गए और वो चुनाव हार गए। मुकेश सहनी की दिक्कत यह है कि इनमें स्थिरता नहीं है। ये हर चुनाव से पहले पाला बदलने की कोशिश करते हैं। इनका हाल जीतन राम मांझी के जैसा हो गया है। क्या नवेंदु ये समझा जाए, मुकेश सैनी जो ये दांव चल रहे हैं डिप्टी सीएम की, जो उन्होंने दावेदारी की है, क्या वो ये चाहते हैं, क्योंकि ये ना कांग्रेस मानेगी, ना आरजेडी मानेगी, ना महागठबंधन की दूसरी पार्टियां मानेंगी, तो इसका ये मतलब है कि सीट ज्यादा से ज्यादा, क्यों कितनी सीट मिल सकती है उस पर 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर लें, ये उसी के लिए ये एक दांव खेला है? बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव चुनाव को देखते हुए ही है। क्योंकि आप एनडीए का भी अगर एग्जांपल लेंगे तो उधर भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ आलाकमान को, एनडीए के जो
टॉप लीडरशिप है उनको ये एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि आप हमें ज्यादा सीटें देंगे तो हम आपके साथ बने रहेंगे, नहीं तो हम कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं मुझे नहीं लगता ये कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बिहार का जो चुनाव है अभी तक वो किस ओर है। दूसरी ओर बात करें तो वहां पर सबसे बड़ी जो खींचतान है किस ओर है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन अभी से, वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही हालत है महागठबंधन की। उसे पहले चुनाव तो जीत जाओ फिर सीएम और डिप्टी सीएम की बात करते, लेकिन यहाँ पर पहले से ही सीएम और डिप्टी सीएम की बात हो रही है, जबकि चुनाव जीतना बहुत दूर की कोड़ी बिहार में नजर आ रहा है फिलहाल जो मौजूदा राजनीतिक हालात है वहां के। नहीं, दिक्कत क्या है ना कि भारत की सियासत में पिछले कुछ सालों में जो बदलाव नजर आया है उससे पॉलिटिकल पार्टी डर गई है। उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद जो है वो बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए चुनाव से पहले ही सब कुछ किया जाए। और अगर उनके दिल की ख्वाहिश पूछिए तो वो कहेंगे कि स्टाम्प पेपर पर साइन करा लिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से दल बदल होता है, विधायकों का तोड़फोड़ होता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, तो इन बातों को लेकर ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि इनकी बहुत ज्यादा इनका जो प्रभाव है वो बिहार में नहीं है, 2.5% की आबादी जरूर है, लेकिन एक जो लाभार्थी वर्ग है बीजेपी और नीतीश कुमार का वो एनडीए के साथ रहा है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा नुकसान करते तो वो रिजल्ट में देखने को मिलता। आपने देखा होगा कि लोकसभा में कैसे बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बिहार में फिर भी जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही शानदार रहा। तो मुकेश सहनी इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि बिहार में दबाव की राजनीति बहुत चलती है, और नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण है। मतलब आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से उनके खिलाफ कितनी बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन दोनों ही पार्टी बराबर बराबर सीटों पर लड़ी। आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो इधर का खेला और ज्यादा गड़बड़ है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, उनकी अंदरूनी इच्छा है, लेकिन वो अभी जो है वो महागठबंधन की ओर दिखा रहे हैं खुद को कि हम इस पार्टी में। हालांकि इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं ये कब दल बदलेंगे। आरजेडी कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि पहले ये जो दोनों दल हैं ये तय कर लें कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है, क्योंकि आरजेडी के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि आरजेडी 150 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीट दे दी थी, और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक चुनाव जीते, यानी 51 सीट पर कांग्रेस हार गई। इस बात को आरजेडी बखूबी समझती है, और आरजेडी को यह बात पता है कि बिहार में जो भी वोट मिलता है वो यहां पर राहुल गांधी के नाम पर नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर मिलता है। अगर दूसरे छोटे दल उनके साथ आते हैं तो उसका फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ बिहार में नहीं जाएगी, वो जाएंगे जब भी तो तेजस्वी के साथ जाएंगे। और पिछले चुनाव में तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि नवीन, तो आपने यहाँ पे मुस्लिम आबादी की बात की, मुस्लिम आबादी की अगर जो जातिगत जनगणना इन लोगों ने कराई नीतीश और तेजस्वी ने, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 18% बिहार में मुसलमान हैं, और इन 18% में अगर एक मुश्त आरजेडी को जाता है। लेकिन अब पिछले चुनाव में हमने देखा कि ओवैसी की भी एंट्री हुई थी, ओवैसी ने 5 सीटें जीती। वो अलग बात है कि उनके 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए, सिर्फ एक हैं जो अभी तक वफादार बने हुए हैं। लेकिन अब खुद ओवैसी साहब भी बिहार के दौरे पर हैं, और ओवैसी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव में तो सीएम का मटेरियल ही नहीं देखता, वो मुख्यमंत्री के बनने लायक ही नहीं है। और जो पूरी जो सेंधमारी ओवैसी ने शुरू की है, तो इस बार तो पूरे चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोट बटेगा। नहीं, देखिए 2020 के जो समीकरण थे वो अलग थे। पिछले 5 सालों में देश की भी सियासत बहुत बदली है और बिहार की भी सियासत बदली है। पिछले बार ओवैसी वहां जीत गए थे, लेकिन बाद में किशनगंज में यह चर्चा हुई कि ओवैसी को जो हमने जिताया वो बहुत बड़ी गलती हुई। अगर ये वोट हम कांग्रेस को देते, आरजेडी को देते, तो आरजेडी की सीटें 3-4 सीट और बढ़ जाती, और क्योंकि बीजेपी और आरजेडी की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 1-2 सीट का ही गैप था। इस बार जो है ओवैसी पूरी ताकत लगाएंगे सीमांचल में, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम वोटों का जिस तरह से पूरे देश में एकजुटता देखने को मिल रही है, हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा वो फायदेमंद रहेगा एनडीए के लिए। हिंदू वोट तो अपने जगह पे है, लेकिन मुस्लिम वोट जो है वो एकजुट ही रहेगा। आपने दिल्ली चुनाव में देखा कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिला, वो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ गया। लेकिन यूपी में भी वही देखने को मिलता है। आप कहीं भी देख लीजिए, मुस्लिम वोट जो है, कई मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं वोट जिहाद करो। तो वोट जिहाद का यही मतलब है कि
बीजेपी को हराना है सिर्फ, उसके लिए आप देखिए कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं क्या वो बीजेपी को हरा पाएगी। तो अब बिहार के जो मुसलमान हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि अगर वो ओवैसी को देते हैं तो ओवैसी तो आरजेडी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में ओवैसी को जो वो वोट देंगे क्या वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो हर शुक्रवार को वोटिंग से पहले मस्जिद से जो संदेश जाते हैं उसमें इस बात पर बहुत ज्यादा गहरी चिंतन हुआ था वहां पर। और लोगों ने, जितने भी बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो इस बात को कहा था कि ओवैसी को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। नवीन, हम देख रहे हैं ओवैसी की जो बयानबाजी आ रही है, जो इंटरव्यू वो दे रहे हैं, तो वो वक्फ के खिलाफ भी वहां पर उन्होंने एक तरह की मुहिम छेड़ रखी है। नीतीश को, मतलब खासतौर से जेडीयू को, वो बता रहे हैं कि ये लोग मुसलमानों के साथ नहीं है। इधर कांग्रेस को लेकर भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया, तो उसको लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये वक्फ वाला जो मुद्दा, जो इशू है, क्योंकि बिहारी वक्फ एक्ट लागू होने के बाद सबसे पहला चुनाव बिहार में ही हो रहा है और यहाँ पर पता चल जाएगा कि मुस्लिम किस तरफ है। जब वक्फ एक्ट बना, अभी संसद से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, आपने देखा होगा कि देश की कोई एक पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा इस्तीफों का दौर देखने को मिला, तो वो जेडीयू में कई मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता रहा है कि बिहार में मुसलमानों का एक तबका हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन वक्फ को लेकर अब उनमें नाराजगी आ गई है। उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर एक तरह से उनके पीठ में खंजर घोंपा है। हालांकि सच्चाई नहीं है, नीतीश कुमार हमेशा क्लियर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को यह लगने लगा है कि उनकी कोई पार्टी है तो वो है आरजेडी। बिहार में तेजस्वी ही है, यूपी में अखिलेश ही हैं, तो मुसलमान इस बात को समझ गए हैं। इसलिए इस बार एनडीए जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि हिंदू वोट को एकजुट किया जाए। आपने देखा होगा कि पहली बार रामनवमी के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे, उन्होंने तीर बाण भी चलाया था। तो ये बात संकेत दे रहे हैं कि बिहार की सियासत बदली हुई इस बार नजर आएगी आने वाले चुनाव में। और ओवैसी फैक्टर कितना चलेगा इस बात की अभी आशंका ही है, लेकिन यह तो तय देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो मुस्लिम वोटों का जिहाद होना तय है, दूसरी ओर हिंदू वोट कितने एकजुट होते हैं। हालांकि जितने भी सर्वे आए हैं उसमें अभी एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है, और ये तय मानकर चलिए कि जब तक बिहार में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो जाता, वहां पर तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि अगर तेजस्वी यादव वापस सरकार में आते हैं तो क्या फिर से जंगल राज का दौर बिहार में आ जाएगा। क्योंकि कई ऐसी घटना आई है हाल में, 2-3 पुलिस जो बड़े अधिकारी हैं उनका मर्डर कर दिया गया, मुंगेर में, अररिया में और भी जगह पे। जो विधानसभा चुनाव झारखंड में हुए, वहां के कुछ सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी जीते। आप गोड्डा के लोकसभा क्षेत्र की बात करें, देवघर में भी कांग्रेस पार्टी के लोग जीते। उसके बाद बिहार में जो माहौल देखने को मिला था आरजेडी के समर्थकों के द्वारा, वो याद दिला रहा था कि 1990 से 2000 के बीच में जो जंगल राज का दौर था वो कैसा था। और इसे लेकर सीएम नीतीश और बीजेपी दोनों लोगों को हर रैली में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप तेजस्वी को सरकार में लाएंगे तो आपको फिर से उसी दौर का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में हिंदुओं को इस बात का डर है कि अगर हिंदू वोट वो बटेंगे, जैसे बटेंगे कटेंगे वाला आप कह सकते हैं कि अब जाति जनगणना आ गया तो वो नहीं चलेगा। लेकिन बिहार में लोगों के मन में अभी भी ये सवाल होगा कि अगर वो नीतीश के खिलाफ जाकर वोट करते हैं, तेजस्वी को वोट करते हैं, तो क्या उनके भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, क्या बिहार फिर से एक बार उसी दिशा में जाने लगेगा। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। सीटों की जो ये पहेली है ये इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। आप देखिएगा कि तो अभी बिहार चुनाव में वक्त है, मुकेश सैनी की हम बात कर रहे थे, लेकिन मुकेश सैनी जो हैं, क्या वो आने वाला है? आपने कहा कि अभी वक्त लगेगा कि बिहार की सियासत किस तरफ जाती है, किस दिशा में वो मुड़ती है, लेकिन मुकेश सैनी को लेकर आपने कहा कि वो स्टेबिलिटी नहीं है उनमें, और वो क्रेडिबिलिटी भी उनकी जो है वो लॉयल नहीं है किस पार्टी की तरफ मुड़ जाए। तो मुकेश सैनी की जो आने वाली सियासत होगी वो क्या रुख ले सकती है? जो पार्टी ज्यादा सीट उनको ऑफर करेगी, मुकेश सहनी उसी की तरफ रुख करेंगे। और ये सिर्फ इस बार की कहानी नहीं है, मुकेश सहनी का इतिहास ही देखें तो ये पलटने की कहानी इनकी बहुत पहले से रही है। और वो कहते हैं कि संगति का असर हो जाता है। बिहार में नीतीश कुमार पलटी सुपर किंग, उसके बाद चिराग पासवान, उनके पिता जो रहे, चिराग तो बीजेपी के साथ रहे लेकिन उनके पिता लगातार पलटी मारते रहे। जीतन राम मांझी को आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, पहले अलग पार्टी बनाई, फिर जेडीयू में शामिल हो गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, फिर अलग हो गए, फिर से दोबारा जेडीयू में आए हैं,
फिर से चले गए और उसके बाद अब अलग से अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा गए हैं। तो वहां पर दल बदल का जो ये पॉलिटिक्स है वो चलता रहेगा। मुकेश सहनी जैसे नेताओं का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए बीजेपी या फिर जेडीयू भी बहुत ज्यादा तवज्जो इन्हें देने वाली नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि मुकेश सहनी को वो 25-30 सीट देकर अपना ही समीकरण खराब करेंगे। तेजस्वी इस बार इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान और यादवों को टिकट दिया जाए। ये जो उनके और भी दूसरे दल हैं, चाहे सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, सीपीआई हाँ वामपंथ दल है, बहुत सारे दल हैं, उनमें भी सीट मैनेजमेंट करना है। तो मुकेश सहनी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। जिस भी तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे, आप यकीन करिए कि अगर वो महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अगर एनडीए की ओर से चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 5 सीटें भी अगर उन्हें मिल गई तो समझ हाँ उनके लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना में हुई महागठबंधन की बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये बैठक भी पूरी तरह से बेनतीजा ही साबित हुई है। इससे पहले भी जो 2 बैठकें महागठबंधन की हुई थी, उन बैठकों में भी कोई नतीजा नहीं निकला था। जब यहाँ पर तेजस्वी यादव से इस बैठक को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि इस बार सीटों के तालमेल और सीटों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा, लेकिन हर बार यहाँ पर सीएम फेस को लेकर जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी बिहार चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन महागठबंधन की मुश्किलें तो अभी शुरू हुई हैं और ये मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। और तेजस्वी यादव की राह ओवैसी से लेकर और भी कई दल ऐसे हैं जो उनकी मुश्किलों में कांटे बोने का काम करेंगे। यानी महागठबंधन बैठक जो हुई है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।